सीधे रुख करेंगे लोकसभा का, जहां पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 138 हमारे पास थे, 145 कांग्रेस के पास थे और सिर्फ 7 सीट का फर्क था। 14वीं लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी जो टोटल लेफ्ट फ्रंट है उनका संख्या 63 थे और लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई यूपीए 1। और उस समय हमने देखा है, आज हम लोगों कहते हैं कि हम लोग अपना दल एनडीए दल को पूछते नहीं हैं, इज्जत नहीं देते हैं। हमने ये दृश्य देखा है, यहाँ जो वरिष्ठ बैठते थे कांग्रेस के, उनके पास 145 होने के बावजूद भी उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे उसके पास 450 सीट से भी ऊपर है। जब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से ऑब्जेक्शन करते थे तब भी कम्युनिस्ट पार्टी को इंसल्ट करते थे, तुम जो बोलना है बोलते रहो, हम जो करना करेंगे। और आज टीएमसी के जितने मेंबर यहाँ बैठे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उस समय टीएमसी के नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी अकेली जीत के आई थी और वहाँ इस सीट में जहाँ मेहताब जी बैठे हैं वहाँ पे ममता जी बैठी थी और उन्होंने कुछ अपना बात रखने के लिए कागज स्पीकर तक भेजा, बोलने के लिए कोशिश भी की, मगर यहाँ जो उस समय लेफ्ट फ्रंट का जो हाईएस्ट नंबर सीट जीते थे उस समय 63, फिजिकली ममता जी को बोलने नहीं दिया। और यहाँ तक जब ममता जी बार बार बोलने का कोशिश किया, नोकझोंक हुई और पूरे फिजिकली, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे कम्युनिस्ट के पार्टी पूरा टूट पड़ा फिजिकली। ये तो लकीली मैं और हमारे पार्टी के कुछ सदस्य वहाँ सामने बैठे थे, हम लोग बिल्कुल आगे कूद गए और फिजिकली हम लोग ने जाके रुका कि इस तरह का लोकसभा में आपके संख्या बल पर एक महिला सांसद को इस तरह से आप लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। आज ममता जी शायद याद नहीं करते होंगे या उनके टीएमसी वाले संख्या थोड़ा बढ़ गई तो शायद उनमें कुछ अलग सा उसका व्यवहार में बदल गए, तो वो उनका भाषा भी बदल चुके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चीज़ों को भूलते नहीं हैं। सर, आज हम लोग जब देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का बड़ी जो आर्थिक शक्ति जितने भी हैं, जो बड़े इकोनॉमीज है, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में इंडिया नंबर 1 है। तो ऐसा में कम से कम आप हमको पसंद ना करें, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सर, मेरा कुछ जो तथ्य रखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि आज गौरव जी बोलते बोलते उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया, इसलिए मैं कुछ बातें वहीं से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जब 2014 में मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसके पहले का परिस्थिति का थोड़ा समझिए। मैं इस सदन में पीछे बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके हम उस समय के यूपीए सरकार को हम हाथ जोड़ के हम उनको मांग करते थे, पुकारते थे कि कभी कभी आप नॉर्थ ईस्ट का तरफ भी ध्यान रखिए, कभी कभी आप समय निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो खुद राज्यसभा, तो लोकसभा से नहीं आए थे, असम के सीट से, असम के कोटा से राज्यसभा के सदस्य बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने, कभी भी विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया। 1-2 बार औपचारिक कार्यक्रम के लिए गए होंगे, लेकिन कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के सांसदों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके
कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा नहीं किया। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं होते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे वहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का संख्या भी कम है। कांग्रेस पार्टी का जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुए और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जब भाषण देते थे तो उस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के एमपी आपके पास और नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर आपके पास एमपी कम है, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए। माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। पहले लोग कहते थे कि आप लोग मेन स्ट्रीम में जुड़िए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। आज हर एक भारत का हर एक हिस्सा देश का मेन स्ट्रीम बन चुका है। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, खास करके मणिपुर के बारे में। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकी, जो मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मैं आज वायलेंस के लेकर के पूरा डिटेल में नहीं कहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री जी जब इंटरवेंशन करेंगे तो स्पेसिफिकली वो इस बात को कहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर का जो परिस्थिति है उसको बताना चाहता हूं। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ और आपको ये समझना पड़ेगा 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल मैं आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछले 9 साल के अंदर में 8,000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। 800%, 800% इंक्रीज हुआ है सरेंडरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। किडनैपिंग का जो घटनाएं होते थे 81% उसमें कमी आई है और सिविलियंस को जितने मारे जाते थे मिलिटेंट्स के एक्शन के द्वारा उसमें 97% गिरावट आई है।